अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ जिल बाय अहमद राव का फोर्थ एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। रात का तीसरा पहर था। जॉर्डन लड़खड़ाते कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही विक्टर घर में दाखिल हुआ। अलबत्ता वह जॉर्डन से कम लड़खड़ा रहा था। दिमाग हवस के नशे में चूर था। जो काम अधूरा रह गया था वो उसे पूरा करने आया था। जॉर्डन को इर्द गिर्द की हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगा था कि विक्टर ने उसे संभाल लिया। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। जॉर्डन ने बस सर हिला दिया। विक्टर के कंधे का सहारा लेते हुए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी आंख एकदम खुली थी। वो हल्के हल्के होश में आया। सर अब तक घूम रहा था। कान में दो लोगों की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आ रही थी। उसके गाल बुरी तरह से सूजे हुए थे। आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी जिन्हें वो दर्द के मारे खोल भी नहीं पा रहा था। उसके कपकपाते हाथ अपने ही मुंह से रिसते हुए खून में रंगने लगे थे। टांगों में जान बाकी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। उसे किसी के कदमों की चाप फिर से सुनाई दी और वो इस चाप को पहचानता था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। वह किधर जाए, कैसे अपनी जान बचाए। चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट सजाए वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। फिर अपनी शर्ट उतारकर उसने लाउंज में रखे हुए सोफे पर गिराई। उसने जॉर्डन के ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाई थी। अब वो अगले कई घंटे सुकून से सोएगा। उसने अपना बेल्ट उतारा, फिर बेल्ट का पहला बटन खोला। येज़ेन की सांसें नाहमवार हो गई थी। दिल पूरी तरह से डूब रहा था। वो अपने जिस्म में उठती हुई टीसों को भूल गया था। उस वक्त विक्टर का खौफ उसके दिमाग पर सवार था। उसका गला खुश्क हो गया। उसने बहुत सारा थूक निकला। नजरें फर्श पर बने हुए चोर दरवाजे पर पड़ी थी। उसकी पैंट हवा में लहराते हुए उसकी शर्ट के ऊपर आकर गिरी थी। फिर उसने सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे का दरवाजा खोला। वो दोनों यसीन को ही छोड़कर गए थे, और जिस हालत में छोड़कर गए थे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। लेकिन सामने का मंजर देखते ही उसके माथे पर 3 बल पड़े थे। यसीन वहां नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहाँ जा सकता है? उसने गुस्से में दरवाजा बंद किया। घर का दरवाजा बाहर से लॉक था। मतलब वो घर से बाहर तो नहीं गया था। ऐसी हालत में वो अपनी जगह से उठ भी कैसे सकता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका बना बनाया मूड बर्बाद हो गया था। एकदम उसे कुछ खटका। उसने कमरे का दरवाजा फिर से खोला। फर्श पर बने हुए चोर दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। मुस्कुराहट गहरी हुई। आंखें स्याही में चमक उठी। नीचे तहखाने में हैबतनाक अंधेरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीने उतरते हुए तहखाने में दाखिल हुआ। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बटन दबाया। हल्की सी पीली रोशनी हर सू छा गई। इर्द गिर्द मौजूद आड़ कबाड़ पड़ा था, जिन पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। वो एक कोने में बैठा बेहद एहतियात के साथ अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था, यूं कि कोई उसके सांस की आवाज भी न सुन सके। चेहरे पर खौफ छाया हुआ था। होंठ डर के मारे कपकपा रहे थे। मे बी यू थिंक दैट यू कैन हाइड। विक्टर की गुनगुनाती आवाज उसके कानों में गूंजी। सामने दीवार के कोने में मकड़ी अपना जाल बुन रही थी। वो मकड़ी को बगौर देख रहा था। विक्टर के कदम उसकी जानिब बढ़ रहे थे। उसके आगे एक खाली बोर्ड पड़ी थी। उसने जल्दी से वो बोर्ड अपने सर के ऊपर डाली। अब कोई भी उसे नहीं देख सकेगा। वो बच जाएगा। वो किसी के हाथों ट्रैप नहीं होगा। आई कैन स्मेल योर सेंट फ्रॉम माइल्स। उसने एक गहरा सांस लिया। वो यासीन की खुशबू को महसूस कर सकता था। विक्टर मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ा। वो कमरे के कोने तक पहुंच चुका था। यासीन ने अपना सांस रोक लिया और आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन पे तरतीब हो गई थी। आवाज उसके करीब आ रही थी। जस्ट लाइक एनिमल्स। वो कमरे के कोने में झांक रहा था, साथ साथ मध्यम आवाज में गुनगुनाता रहा था। उसने कोने में पड़ी 4 बोरियों को देखा। जबान अपने होठों पर फेरी। यासीन खुद तो बोरी में छुप गया था, मगर अपने पाँव छुपाना भूल गया था। उसकी एक गलती, बस एक गलती, उसकी जिंदगी बर्बाद कर गई। आई फाउंड यू लिटिल बिच। उसने झट से बोरी को ऊपर पकड़कर खींचा। नीचे बैठा हुआ यजीन पसीने में शराबोर होते हुए फटी फटी निगाहों के साथ उसे तकने लगा। अपने विक्टर अंकल के पास आओ। नरमी के साथ उसने यजीन को देखा था। यजीन अपनी जगह पर जम चुका था। वो चाहे जितना भी भाग ले, शोर मचाए, सब बेकार था। उसकी किस्मत में रुसवाई लिखी जा चुकी थी। इधर आओ यजीन, आई प्रॉमिस तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। इनफैक्ट तुम्हें मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा। वो नीचे फर्श पर टांगे खोलकर बैठा था। यजीन अपनी जगह से 1 इंच न हिला। मुझे गुस्सा मत दिलाओ यजीन, वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। यजीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसमें चलने की भी हिम्मत ना थी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आया। दीवार पर मकड़ी अपना जाल बुनती गई। यजीन ने एक नजर उठाकर उसे देखा। वो बहुत
नाजुक थी, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए अपना घर बना रही थी। वो खुद की हिफाजत का इंतजाम कर रही थी। वो अकेली थी, मगर कमजोर नहीं। वो विक्टर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके हाथ यासीन की तरफ बढ़ रहे थे। यासीन ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची। भरपूर कुव्वत के साथ उसने मुक्का विक्टर के आंख में रसीद किया। आ दर्द से कराहते हुए उसने अपनी आंख थामी थी और यासीन वहां से दूर भागने लगा था। वो बच गया था। उसने अपनी इज्जत को बचा लिया था। उसने खुद को बचा लिया था। उसके पीछे से विक्टर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो पहली सीढ़ी तक पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। वो सड़क पर रह लेगा, मगर अब इधर वापस नहीं आएगा। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहा था। अचानक किसी ने उसकी टांग नीचे की जानिब खींची। उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो उस शैतान के लम्स को पहचानता था। यू बिच, बहुत हो गया प्यार व्यार, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो चिल्लाया। यासीन का दिल डूबा। वो यासीन को टांग से घसीटते हुए वापस वहीं ले जा रहा था। उसका भागना बेकार था। वो विक्टर के आगे बेहद कमजोर था। उसने यासीन को उसी कोने में लापटका। वो उल्टा बेसाख्ता सा फर्श पर लेटा था। विक्टर उसके ऊपर झुका। जुनून और हवस में पागल होते हुए उसने यासीन को दोनों हाथ से मजबूती के साथ एक हाथ में पकड़े। यासीन ने एक बार मजीद नजर उठाकर मकड़ी की जानिब देखा। उसका जाल आधा बन चुका था। विक्टर ने उसकी शर्ट उतारकर दूर फेंकी थी और फिर पैंट। वो बिन लिबास की यूं ही बेबसी के साथ लेटा था। मकड़ी के जाल की जानिब एक छिपकली बढ़ती दिखाई दी। विक्टर उसके पूरे जिस्म पर हाथ फेर रहा था। उसे यूं लगा जैसे कोई उसके जिस्म पर तेजाब फेंक रहा हो। मकड़ी अब तक जाल बनाने में मसरूफ थी। उसे छिपकली के आने की भनक तक न पड़ी। वो कभी उसके होठ, कभी उसके गाल, कभी गर्दन और ना जाने कहाँ कहाँ चूम रहा था। यासीन को उसकी तेज तेज चलती हुई सांसें सुनाई दी। बेक वक्त उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। एक झटके में ही छिपकली ने मकड़ी को खा लिया था। वो खुद को नहीं बचा पाई थी। वो अपने से ज्यादा ताकतवर चीज के आगे हार मान गई थी। कमजोर चीजें हमेशा हार जाती हैं। येसेन ने मकड़ी के जाल की जानिब देखा, जो कि अब खाली था। वो हलचल करने की हिम्मत खो चुका था। वो हार गया था। वो अपनी इज्जत नहीं बचा पाया था। वो खुद को नहीं बचा पाया। कोई उसे नहीं बचा सकता था। नाउम्मीदी के साथ उसने अपनी गर्दन झुका ली। अगले ही लम्हे दर्द के मारे यासीन की एक चीख फिजा में बुलंद हुई थी। विक्टर उस पर पूरी तरह से झुक चुका था। वो उसके मुकाबले में बहुत छोटा और कमजोर था, मगर इस दरिंदे को रहम न आया। वो उस वक्त अपनी हवस मिटाने में मदहोश था। यासीन को लगा उसकी कमर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उसके जिस्म की दीगर हड्डियां टूट जाएंगी और दिमाग फट जाएगा। दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ गई थी कि वो खुद से काबू खोता गया। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, कोई तो बचा ले उसे, कोई तो। वो इस दर्द के साथ मर जाएगा। उसने दिल से दुआ की कि वो मर जाए। काश वो मर जाए, लेकिन वो नहीं मरा। जी कर भी ना जी पाना और मर कर भी ना मर पाना क्या होता है, ये ज़ैन ने उस लम्हे महसूस किया था। वो जिंदा होकर भी, सांस लेकर भी जी नहीं पा रहा था, और ना ही उस दर्द, तकलीफ, जिल्लत और अजियत के बाद मर पा रहा था। वो जैसे जिंदगी और मौत के बीच फंस चुका था। हर लम्हे घुटन ज़दा सांस आता तो एहसास होता वो जिंदा है, और फिर हर लम्हे किसी को अपना वजूद अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हुए महसूस करता तो एहसास होता वो मर गया है। यसेन एडम मर गया है। उसने अपनी आंखें मूंद ली। दर्द के मारे चीखते होठ खामोश हो गए। भीगती आंखें खुश्क हो गईं। बदन के गोशे गोशे से बहता हुआ खून फर्श पर फैलने लगा। जस्ट वंस मोर, विक्टर की आवाज उसके कानों में मध्यम मध्यम गूंजी। उसके बाद वो कुछ सुन न सका। जिस्म अब कुछ भी हरकत करने, सुनने, कहने और बोलने की हिम्मत खो चुका था। सुबह का सूरज आसमान पर चमका। येसेन को कपड़े पहनाने के बाद वो उसे नीचे मरने के लिए छोड़कर ऊपर आया। फिर जल्दी जल्दी लाउंज में खड़े होकर अपने कपड़े पहनकर वो घर से बाहर निकला। विक्टर पिछली पूरी रात एक लम्हे को नहीं रुका था। वो जानवरों की तरह कभी किसी तरह और कभी किसी तरह येसेन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा था। येसेन का बेहद खून बह चुका था। उसके बंद जख्म भी खुल चुके थे, लेकिन विक्टर को परवाह नहीं थी। आंखों में उतरा हुआ हवस का सिया मोती उसे अंधा कर गया था। वो एक रात के अंदर ही येसेन को 5 दफा अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। वो बस 6 साल का था। वो बच्चा था, मासूम था। उसका क्या कसूर था? ये वो सवाल था जिसका जवाब येसेन को कभी नहीं मिला। वो एक रेप विक्टिम था। येसेन वहीं पर फर्श पर निढाल सा लेटा था। जिस्म तेज बुखार में तप रहा था। वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। आंखें बेजान खाली थी। बदन पर जगह जगह चक काटने के
और नाखून मारने के निशान थे। अलबत्ता खून बहना बंद हो गया था। बाबा, कपकपाते होठों के साथ एक सदा निकली। उसका दिल चाहा कि वो एडम को गले लगाए। बस एक बार वो अपने बाप को सब बताना चाहता था, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। एक रात में जितनी तकलीफ उसने सही थी, वो इस सब के बाद मर जाता तो अच्छा था। उसका दिल हमेशा के लिए डर के अंधेरे में डूब चुका था। अब वो अपने साय से भी खौफ खाता था। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। जेल के मुलाकाती कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी में दोनों के चेहरे वाजे थे। झुर्रियों चेहरा, सफेद बाल, गाल लटक चुके थे, आंखें थकी थकी मालूम हो रही थी। जिस्म के नाम पर बस हड्डियों का ढांचा बचा था। सफेद लिबास पहने बैठा वो शख्स खिड़की के पार देख रहा था। दरख्त की शाखें वीरान और खाली पड़ी थी। पत्ते झड़ चुके थे। हवा में आज ज्यादा ही खुश्की और ठंडक थी। उसके सामने बैठी ज़ैना किसी गहरी सोच में गुम थी। चेहरे पर उलझन छाई हुई थी। सुरमई आंखें सुर्ख पड़ी थी। वो कल रात से नहीं सोई थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो किसी गहरी खाई में गिरती हुई जा रही थी, जहां से वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक एक करके तमाम राज उसके सामने खुल रहे थे, और राज आश्कार करने की एक कीमत होती है जो कि उसे अदा करनी ही थी। उसके बाद क्या हुआ? होठ लड़खड़ा रहे थे, आंखें नम थी। उसने अपने आंसू जब्त किए। वो सब जानना चाहती थी, ये जाने बिना कि ला इल्मी एक नेमत है और हकीकत जान लेना एक आजाब। जो हम जानते हैं वो एक धोखा है, और जो हम नहीं जानते वो हकीकत है, दर्दनाक हकीकत। विक्टर ने जो मुझे तस्वीर दिखाई, मैंने उस पर यकीन कर लिया। उस शाम मैंने यासीन को बहुत मारा था। थप्पड़, मुक्के, लातें। मुझे रहम नहीं आया, एक लम्हे को नहीं आया। वो मेरे सामने रो रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे रहम नहीं आया। नफी में सर हिलाते हुए वो रो दिया। वो अपने गुनाहों के बोझ तले दब चुका था। मलाल ऐसा था कि सारी जिंदगी में माफिया मांगते तो खत्म ना हो। शर्मिंदगी के साथ उसने अपनी गर्दन झुका ली। ज़ैना ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद की थी। वो मजीद जॉर्डन की बातें नहीं सुन पा रही थी। वो सिर्फ 6 साल का था, सिर्फ 6। वो जैसे इल्तिजा कर रही थी। येज़िन को घर पर अकेला तड़पता हुआ छोड़कर मैं और विक्टर जुआ खेलने चले गए। न जाने उसने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था। मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा था। फिर हम दोनों घर वापस आए। उसने मुझे मेरे कमरे में लिटाया और फिर हिलते लब एक लम्हे को रुके। और फिर येज़िन मुझे तहखाने में जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ मिला। उसकी हालत। वो बोलता गया और ज़ैना सुनती गई। हर एक लफ्ज उसके दिल को चीर गया था। आंखें दर्द की एक नई दास्तान सुनाने लगी। वो रोती, ज़ैना अलेस्टियर रोती थी। दिल ने एक बार फिर सदा लगाई। वो सिर्फ 6 साल का था, सिर्फ 6। जॉर्डन तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था। फिर वो तेज तेज डग भरता हुआ आगे बढ़ा। अचानक उसके कदम थम गए थे। ये ज़ैन मुंह के बल बेहोश पड़ा था। जॉर्डन के माथे पर परेशानी के मारे बल पड़े। ये सब कैसे हो गया? क्या कल शाम उसने यसीन को इस कदर मारा था? अगर उसे कुछ हो गया तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो डरते डरते यसीन के करीब आकर बैठा। उसकी नाक के आगे अपनी 2 उंगलियां की। सांसें चल रही थी। वो जिंदा था। जॉर्डन ने खुलकर सांस लिया। फिर जल्दी जल्दी उसे अपनी गोद में उठाते हुए वो तहखाने से बाहर आया था। यसीन का जिस्म तेज बुखार में तप रहा था। जॉर्डन ने सोफे से चादर उठाकर यसीन की गिर लपेटी, फिर उसे सोफे पर लिटाया। घबराहट के मारे वो लाउंज में चक्कर लगाने लगा था। कुछ लम्हे बाद वो यसीन के मुंह पर पानी की छींटें गिरा रहा था, लेकिन यसीन को होश नहीं आया। जॉर्डन की परेशानी मजीद बढ़ गई। उसने यसीन को गोद में उठाया और घर से बाहर निकला। वो मुसलसल वार्ड की राहदारी के चक्कर लगा रहा था। वो उसी हॉस्पिटल में काम करता था। यहाँ हर कोई उसे जानता था। अगर किसी को यसीन के मुतालिक पता चल गया, वो सब उसके बारे में क्या सोचेंगे? अभी वो यही सब सोच रहा था कि सफेद कोट पहने डॉक्टर जॉन उसके करीब आकर रुके। वो ठीक तो हो जाएगा ना? ज्यादा सीरियस मसला तो नहीं है? देखो जॉर्डन, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके जिस्म पर बेहद मारपीट के निशानात हैं। जॉर्डन के गले में गिल्टी उभरी, सांस थम गई। इसके अलावा उसकी गर्दन, खास तौर पर कमर पर किसी के नाखून मारने के निशान मौजूद हैं। उसकी कलाइयाँ छिली हुई हैं, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके दोनों बाजू काफी देर तक थामे रखे हों। और उसने हैरानकुन निगाहों के साथ डॉक्टर को देखा। उसे अच्छे से याद था, ना तो उसने यज़ीन के बाजू थामे थे, ना कोई नाखून मारे थे। दिमाग उलझ गया।
ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम डैश। जॉर्डन का रंग सफेद पड़ गया, जिसमें मौजूद सारा खून खुश्क हो चुका था। ब्लीडिंग सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी की वजह से भी हो सकती है, और तुम जानते हो कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी किन केसेस में होती है। उन्होंने एक आबरू उचकाते हुए सर्द निगाहें जॉर्डन पर डाली। अभी उसके टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। दुआ करो कि मेरा शक गलत साबित हो, वरना ये सीधा सीधा पुलिस केस है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पुलिस को कॉल करूंगा। और जो तुमने उस मासूम बच्चे के साथ किया है, इसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। उनका लहजा खुश्क था। गुस्से से जॉर्डन को घूरते हुए वो आगे बढ़ने लगे। जॉर्डन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने ये सब नहीं किया था, लेकिन पुलिस के सामने वो ये सब बात कैसे साबित करेगा? अगर पुलिस मान भी ले कि उसने ये नहीं किया, मगर यासीन के जिस्म पर जिस्मानी तशद्दुद के निशान, वो उससे कैसे इनकार करेगा? और यासीन, वो तो पुलिस को सब सच बता देगा। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया। फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यासीन उस रात जिनसी तशद्दुद का शिकार हुआ था। उसकी गर्दन मजीद झुक गई। अल्फाज थे या पत्थर जो सेना के सर पर आकर बरसे थे। वो अगला सांस न ले पाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पलक तक नहीं झपक सकी। किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में थामकर जोर से नोच डाला था। उसे अपने जिस्म बेजान से महसूस होने लगा। कपकपाते हाथों के साथ उसने अपना सर थाम लिया। जैना को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। उसे लगता था कि यजीन को उससे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर वो गलत थी। यजीन ने जो सब बर्दाश्त किया था, वो आज तक उस सब से लाइल्म थी। जॉर्डन फिर से कुछ बोलने लगा। वो बुद्ध बनी उसे सुन रही थी। डॉक्टर जोनस अपनी कुर्सी पर बराजमान थे। सामने वाली कुर्सी पर गुमसुम सा जॉर्डन बैठा था। मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ। उस बच्चे को जिस्मानी और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मैंने ये नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी बोला। वो तो पुलिस पता कर ही लेगी। आखिर ये सब किसने किया है? इतना कहते हुए उन्होंने मोबाइल हाथ में उठाया। प्लीज सर, पुलिस को कॉल मत करें प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो एकदम रोने लगा था। ये जैन को हॉस्पिटल लाकर उसने सबसे बड़ी गलती की थी। वो तो डीएनए की रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा कि ये तुमने किया है या नहीं। जो डीएनए इस बच्चे के अंदर पाया गया है, वो अगर तुम्हारा हुआ तो याद रखना, तुम बुरी तरह फंस चुके हो। सपाट नजरों से वो जॉर्डन के उड़ते हुए रंग देख रहे थे। अगर मैंने उसके साथ ये सब किया होता, मैं क्यों उसे इधर लेकर आता? खुद सोचे सर, आप मुझे इतने अरसे से जानते हैं, आपको मेरी बात पर यकीन होना चाहिए। वो मिन्नतें करते हुए बेचारगी के साथ जोनस को अपनी सफाई पेश कर रहा था। चलो मान लेते हैं कि उस बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती तुमने नहीं की, लेकिन उसके जिस्म पर मारपीट के निशान कुछ तो बहुत पुराने हैं। उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम इस सब से इनकार नहीं कर सकते। मुझे बेवकूफ मत बनाओ जॉर्डन। जॉर्डन लम्हे भर को खामोश हुआ। वो इस सब से इनकार नहीं कर पाया। डॉक्टर जोन्स ने पुलिस का नंबर डायल किया था। और मिसेस नैना के बारे में आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर जोनस के चलते हुए हाथ एकदम रुक गए। चेहरे का रंग फक से उड़ गया। क्या आपके और डॉक्टर नैना के नाजायज रिश्ते के बारे में आपकी बीवी और बच्चे को पता है? सोचे अगर उन्हें पता चल गया तो? अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो भड़क उठे। जॉर्डन तहमुल से टेक लगाए हुए बैठा रहा। मैं ऐसा ही करूंगा, और मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर नैना आपकी वजह से 2 मरतबा प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं, लेकिन आपने ये सब कुछ पाने के लिए डॉक्टर नैना पर दबाव डाला कि वो बच्चा जाया कर दे। डॉक्टर जोन्स का सारा खून खुश्क हो चुका था। वो गहरे गुस्से और शौक के मारे जॉर्डन को तक रहे थे। तुम अपने पास से झूठी कहानी बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे खिलाफ स्कैंडल बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाए। ना तो मैं कहानी बना रहा हूँ, ना ही कोई स्कैंडल। डॉक्टर टीना को अबॉर्शन पिल्स लैब से चुराकर मैंने ही दी थी। उन्होंने अपने मुंह से इस सब का एतराफ किया था। डॉक्टर जोन्स ने अपना सर पकड़ लिया। टीना उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। सोचें, जब आपकी मिसेज और आपकी 2 छोटी छोटी बच्चियों को ये सब पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी मिसेज आपको छोड़ देगी, और फिर आप अपनी बेटियों को दोबारा कभी नहीं देख सकेंगे। उसने हकीकत का नक्शा खींचा। डॉक्टर जोन्स कुछ वक्त के लिए खामोश हुए। वो अपने खानदान को नहीं खो सकते थे। वो अपनी बीवी के शक की मिजाज से वाकिफ थे। अगर जॉर्डन ने उनकी बीवी को कुछ बता दिया तो वो बिना किसी सबूत के भी जॉर्डन का यकीन बआसानी कर लेगा। क्या चाहते हो तुम? वो हार मानते हुए सर झुकाकर बोले। हम दोनों की इज्जत आपके हाथ में है।
अगर आप मुझे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा करेंगे तो मैं भी आपको आपकी फैमिली के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। वो उन्हें धमकी देते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर जोन्स ने पुलिस को कॉल नहीं की थी। उन्होंने यजेन की रिपोर्ट्स हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से भी गायब कर दी थी और जो रिपोर्ट हार्ड कॉपी में मौजूद थी वो उन्होंने मेरे हवाले कर दी। मैं एक बार फिर कानून के हाथों से बच गया था। उसे एक लंबे अरसे के बाद अपने तमाम तर गुनाहों का एतराफ़ करने का मौका मिला था, इसीलिए वो चुप नहीं रहा। उसने हर्फ ब हर्फ ज़ैना को सब बताया। कुछ दिन बाद यजीन घर वापस आ गया था, लेकिन उसने गहरा सांस खारिज किया। कपकपाते हाथों के साथ सामने मेज पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया। उसने जल्दी जल्दी 2 घूंट पानी का पिया। ज़ैना यूं ही गुमसुम सी बैठी रही थी, जैसे वो बर्फ का मुजस्मा बन गई थी। आंखें किसी जादू के ज़ेरे असर बहती चली गईं। उसका दिल चाहा वो वक्त में वापस चली जाए और एडम के मरने के बाद यजीन को जोइस के साथ न जाने दें। वो अलेस्टियर से जिद करती तो अलेस्टियर यजीन को अपने पास रोक लेता। काश वो वक्त में वापस जा सकती, वो यजीन को बचा लेती। काश वो उसे बचा पाती। यजीन काफी बदल गया था। गुमसुम और चुप तो वो पहले भी रहता था, मगर अब या तो वो चुप रहता या फिर यजीन को हॉस्पिटल से आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। जॉर्डन को समझ आ गई थी कि यजीन के साथ ये सब किसने किया होगा। वो विक्टर को ढूंढते हुए अपने अड्डे तक गया था और वहां जाकर उसे पता चला कि 2 दिन पहले पुलिस ने उस अड्डे पर छापा मारा था। विक्टर और उसके बाकी दोस्तों को जुए और नशे के करने के जुर्म में जेल हो चुकी थी। उसने जेल में जाकर विक्टर से मिलना मुनासिब नहीं समझा, कहीं वो भी उनके साथ जेल के अंदर बंद न हो जाए। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो 1 हफ्ते से जुआ खेलने नहीं गया था। यजीन पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। उसका दिल हर वक्त बुरी तरह धड़कता रहता। एक आहट पर भी वो डर जाता। अंधेरे उसे बुरे लगने लगे थे। वो रात को भी लाइट जलाकर सोता था। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ चुका था। माजी के लम्हों को याद करके वो सहम जाता था, फिर रो रो कर खुद को हल्कान कर लेता। वो कभी एडम और कभी जोइस को आवाज देता, लेकिन उसकी आवाजें सुनकर कोई नहीं आता था। इस सब वाकये के बाद जॉर्डन के बर्ताव में हल्की सी नरमी आ गई थी। अब वो खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश करता था। वो डर गया था यजीन को अगर उस रात कुछ भी हो जाता तो उस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे होता। वो यही कोशिश करता कि यजीन और उसका सामना ना हो। अगर सामना हो भी जाता तो वो उसे नजरअंदाज कर देता। गुस्से पर काबू रखना और जो इसकी बेवफाई को भूल पाना मुमकिन तो नहीं था, मगर वो उस गुस्से के चक्कर में कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। जॉर्डन घर के अंदर दाखिल हुआ। लॉन्च में पहुंचकर उसके कदम थम गए। मेज पर रखे तमाम डेकोरेशन पीसेस फर्श पर बिखरे हुए थे। सोफे की चादर, कुशन किचन के काउंटर के पास गिरे हुए थे। कांच कारपेट पर जगह जगह फैला हुआ था। पसे मंजर में बैठा हुआ यजीन कपकपाते हुए इर्द गिर्द घूर रहा था। उसने अपनी टांगे फोल्ड किए मुंह घुटनों पर रखा हुआ था। ये क्या हरकत है? वो एकदम चिल्लाया। यजीन की रूह तक कांप उठी। हराम का पैसा है मेरा। वो गुस्से में बेकाबू होते हुए यजीन की जानी बढ़ा। यजीन की सांस उखड़ने लगी थी। आंखों के आगे खौफ तारी हो गया। या तेरी माँ आकर इस सब के पैसे भरेगी। उसने यजीन के बाल खींचते हुए उसका सर ऊपर उठाया था। मैं अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुझे फिर से मारना शुरू कर दूं। बता ये सब क्यों तोड़ा? उसने गुस्सेली निगाह यजीन पर डाली। यजीन उसकी आंखों में आंखें डालकर देख न पाया। मैं 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 होंठ हिल रहे थे, लेकिन अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। क्या मैं बहुत हो गया तेरा ड्रामा, मुझे जवाब चाहिए। वो जोर से दहाड़ा। यजीन का पूरा वजूद हिलकर रह गया था। जॉर्डन ने गुस्से के मारे हाथों की मुट्ठियां भींची। उसका दिल चाह रहा था कि वो यजीन के मुंह पर 2 थप्पड़ रसीद करे, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। मैंने ये सब नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो फर्श पर निढाल सा लेटा हुआ बड़बड़ा रहा था। जॉर्डन ने उसकी बात सुनी या नहीं वो नहीं जानता था। यजीन को मेरे साथ रहते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। वो ऐसे तोड़फोड़ नहीं करता था। उसे गुस्सा कभी नहीं आता था, लेकिन इस वाकये के बाद वो कभी कभी शदीद गुस्से में रहता। जो भी चीज उसके सामने आती उसे तोड़ डालता। उसने एक नजर उठाकर ज़ैना को देखा, जो अब कदरे संभल चुकी थी। आंखें खुश्क मगर तकलीफ से चूर थी। जो सब उसके साथ हुआ, मैं मानता हूँ कि उसके बाद उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एहतसास करना बनता था, मगर वो जैसा बर्ताव करता था वो सिर्फ गुस्सा या जुनून नहीं था। उसके माथे पर बल पड़े, जैसे वो अब तक अनजान था। और इसके अलावा कुछ तब्दीली, कुछ ऐसा जो आपको ठिठका हो? वो मिलाकर सवाल कर बैठी थी।
जॉर्डन ने कुछ देर अपने सहन पर जोर डाला। वो आंखें बंद करके मासी के वाकयात पर गौर करने लगा। एकदम उसने अपनी आंखें खोली। हाँ, वो दिन, हफ्ते, महीने गुजर रहे थे। येसेन 8 वर्ष का हो चुका था। उस वाकये को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन येसेन को वो आज भी कल का वाकया लगता था। येसेन कभी समंदर की तरह ठंडा रहता और कभी आग के शोलों की तरह भड़क उठता। सबसे तफ्तीशनाक बात यह थी कि वो कभी भी उस बात का इकरार नहीं करता था। वो घर की रोज कोई नई चीज तोड़ता और जब जॉर्डन उससे सवाल करता तो वो ये सब मानने से इनकार कर देता। तुम्हारी सब अदाकारी मैं जानता हूँ। मैंने खुद तुम्हें ये जग तोड़ते हुए देखा है। झूठ पर झूठ, हर वक्त झूठ। तुम मेरी नरमी का गलत फायदा उठा रहे हो। वो येसेन का बाजू जोर से दबोचे चिल्ला रहा था। येसेन नाफी में सर हिलाते हुए आंसू बहाने लगा। वो झूठ नहीं बोलता था। एडम ने उसे अपनी तरह सच बोलना सिखाया था। न जाने कोई उसकी बात का यकीन क्यों नहीं करता था। वो इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद था। उसके साथ उसकी क्लास टीचर खड़ी थी। सामने कुर्सी पर बराजमान प्रिंसिपल सख्त नजरों के साथ येसेन को घूर रही थी। येसेन, क्या आपने हाथ की नाक तोड़ी है? सपाट लहजे में सवाल किया गया। वो लम्हे भर को चुप रहा, फिर नफी में सर हिलाया। मैम, ही झूठ बोल रहा है। इसने मेरी आंखों के सामने, बल्कि पूरी क्लास के सामने हाथ पर हमला किया। उसको इतने मुक्के मारे कि उस बेचारे की नाक टूट गई। उसने एक नजर उठाकर अपनी टीचर को देखा और जो हाथ ने पूरी क्लास के सामने उसकी मामा को स्लट कहा था, उसका क्या? मैम, वो बात नहीं बता रही थी जो उसे अच्छे से याद थी। और हाथ पर हमला, उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैम अपने पास से कहानी बनाकर प्रिंसिपल को सुना रही थी, लेकिन वो खामोश रहा। क्या आपकी टीचर सच कह रही है येसेन? उन्होंने एक बार फिर येसेन से सवाल किया। येसेन ने अपने जहन पर जोर दिया। उसे ऐसा कुछ याद नहीं था। मैंने आपसे कुछ पूछा है येसेन? बात करने का अंदाज सख्त हो गया। जवाब दो मुझे। वो थोड़ा जोर से चिल्लाई। मैं मैं नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। उसने रोते हुए अटक अटक कर अपनी सफाई पेश की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। पूरी क्लास ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। आपके बेटे को अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ वो बच्चा है, कभी कभी गुस्सा में होता है, लेकिन उसने एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी और न ही माफी मांगी। जॉर्डन प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा प्रिंसिपल की बातें सुन रहा था। फिर हाथ के वालिदैन को बुलाया गया। जॉर्डन के कहने पर येसेन ने उनसे माफी मांग ली थी। घर आकर उसने येसेन को एक जोरदार थप्पड़ कमर पर रसीद किया था। वो अपना तवाजुन खोते हुए फर्श पर जा गिरा था। बस, बहुत हो गए तेरे तमाशे। जब से मैंने तुझ पर हाथ उठाना बंद किया है, तू अपने आपे से बाहर होता जा रहा है। वो नीचे झुका और येसेन के गाल को दूसरे थप्पड़ रसीद किया था, और फिर वो नहीं रुका था। येसेन का सांस फूलने लगा था। वो मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। चेहरा आंसू से गीला हो गया था, जिस्म कपकपा उठा था। जॉर्डन ने अरसे बाद उसे बुरी तरह मार पीट कर वहीं फर्श पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। रात का दूसरा पहर था जब वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। जॉर्डन अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहा था। करवट लेते हुए उसने कोई साया अपने ऊपर झुका हुआ महसूस किया। उसने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोली। कमरे में हैबतनाक अंधेरा छाया हुआ था। उसे कुछ सही से दिखाई न दिया। कमरे का दरवाजे पर कोई खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। चेहरा अलबत्ता जाहिर नहीं हो रहा था। जॉर्डन बेड से टेक लगाए में बड़े गौर के साथ सामने खड़े शख्स को देखने की कोशिश कर रहा था। कौन है वहां? जवाब में एक चाकू उसकी जानिब फेंका गया। चाकू उसके बालों को छूते हुए एन उसके सर के ऊपर बेड पर जा लगा। जॉर्डन का सांस अटक गया। आइंदा अगर येसेन पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। आज सिर्फ धमकी देने आया था, इसीलिए बस चाकू तुम्हारी तरफ फेंका है। अगली बार ये चाकू तुम्हारे दिल के अंदर उतारूंगा। सर्द गहरी आवाज। जॉर्डन लम्हे भर को अपनी जगह पर रुका। ये आवाज, ये लहजा, कुछ था इसमें जो जॉर्डन को अजीब लगा था। उसने नजर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। जियान को अब तक होश नहीं आया था। ज़ैनब तहखाने में टहल रही थी। वो कपड़े बदल चुकी थी। उस वक्त वो लायला के शर्ट और ट्राउजर में मलबूस थी। मुंह धोने के बावजूद मेकअप मुंह पर हल्का हल्का सा अभी भी चमक रहा था। उसकी निस्बत लायला पुरसकून सी कुर्सी पर बैठी थी। रात के 2 बज रहे हैं। मुझे लगता है अब तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। सुबह फ्लाइट है तुम्हारी।
सेना उसके पास रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठी, लेकिन जाने से पहले वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर नजर घुमाकर जैन को देखा, जो इसी तरह गर्दन झुकाए घुटनों के बल बेहोश बैठा था। इस मास्क के पीछे कौन है, देखना तो बनता है, वो शरारती अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ी थी। न जाने क्यों, लेकिन सेना को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, लेकिन फिर चुप हो गई। लायला के कदम जैन की जानी बढ़ रहे थे। वो आरामदेह से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। हाथ में नीले रंग की एक फाइल मौजूद थी। जॉर्डन ने डॉक्टर एवन का नाम लिया था। चंद घंटे के अंदर अंदर वो डॉक्टर एवन के हॉस्पिटल से उनके घर का एड्रेस निकलवा चुकी थी। अलेस्टियर के नाम की बिना पर उसके बेतहाशा ताल्लुकात मौजूद थे, जिन्हें वो जरूरत पड़ने पर बिला झिझक इस्तेमाल करती थी। डॉक्टर एवन ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वो एहतराम में उठ खड़ी हुई। बैठो बेटा। उन्होंने जैना को बैठने का इशारा किया, फिर खुद उसके सामने आकर बैठ गए। उनके बैठते ही जैना भी बैठ गई। हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कोई अलेस्टियर नामी शख्स की बेटी आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहती है। आप हॉस्पिटल नहीं आए आज, तो वो आपके घर का एड्रेस मांग रही है। उसने रिसेप्शनिस्ट की बात दोहराते हुए बात का आगाज किया। पहले तो मुझे हैरत हुई, कौन अलेस्टियर, लेकिन फिर मुझे एकदम से अलेस्टियर की याद आई थी। अलेस्टियर को कोई कैसे भूल सकता है, बहुत अच्छा इंसान था वो। उसकी बात पर जैना हल्का सा मुस्कुराई। उसके बाप ने जो नाम अपनी जिंदगी में कमाया था, वो आज तक जिंदा था। लेकिन अलेस्टियर की बेटी को मुझसे क्या काम पड़ेगा, इस बात का ताज्जुब मुझे अब तक हो रहा है। मुझे आपसे कुछ मालूमात चाहिए थी। क्या आपको मिसेस जॉर्डन याद है, जिनके जिनके सौतेले बेटे के कुछ थेरेपी सेशंस लिए थे मैंने? जैना ने इस बात में सर हिलाया। इस उम्र में भी उन्हें हर बात हर्फ बा हर्फ याद थी। हाँ, मुझे याद है। जॉर्डन यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त का दोस्त था। अलबत्ता हमारे डिपार्टमेंट अलग थे, लेकिन अक्सर ही मुलाकात हो जाती थी। यूँ हमारी भी अच्छी खासी जान पहचान थी। वो अभी तक जेल में है ना? उन्होंने जैना से तस्दीक चाही। जी, वो अभी तक जेल में है, लेकिन मैं उनके लिए यहाँ नहीं आई। मुझे यजीन के मुतालिक जानना है। वो काफी उजलत का शिकार थी। हर चीज उलझी हुई मालूम हो रही थी। वो हर उस जगह जा रही थी जहाँ से उसे अपने सवालों के जवाब मिल सके। डॉक्टर एवन महफूज हुए। यजीन के बारे में आपके पास अगर कोई भी मालूमात मौजूद है तो मुझे बताएं। अगर आप उन थेरेपी सेशंस के मुतालिक कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। एक साइकियाट्रिस्ट कभी भी अपने मरीज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। उनके लहजे में सख्ती थी। मैं चाहूंगी कि आप इस फाइल को एक नज़र देखें, फिर कुछ फैसला कीजिएगा। वो मंथम सा मुस्कुराई। वो पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर एवन इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए वो पहले से ही अपनी तैयारी करके आई थी। उसने फाइल डॉक्टर एवन की जानिब रखी। डॉक्टर एवन ने उसके हाथ से फाइल थामी। वो फाइल खोलकर अंदर मौजूद कागजात पढ़ने लगे। जो जो वो फाइल पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। पिछले साल आपके हॉस्पिटल में 5 लोग दवाई के ओवरडोज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद आपके हॉस्पिटल की इंतजामिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बल्कि नहीं। वो लम्हे भर के लिए रुकी। डॉक्टर एवन बार बार थूक निकल रहे थे। उनके चेहरे पर छाई परेशानी ऐन वाजे थी। उसने फाइल डॉक्टर एवन के हाथ से पकड़ी। ये तो कोई कहानी है जो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी आप उनको सबको खामोश करवा देते हैं। अब मैं आपको उन 5 लोगों की मौत की असल वजह बताती हूँ। डॉक्टर एवन के चेहरे पर एक रंग आता और एक रंग जाता दिखाई दिया। आपका बेटा फार्मास्यूटिकल साइंसदान है। उसकी टीम ने एक नई दवा इजाद की है, ऐसी दवाई जो इंसान को पुरसुकून कर सकती थी। लेकिन उस दवाई के केमिकल फार्मूला के मुताबिक उसमें 17% मिकदार नशावर अशिया की थी। उसने एक सफ़ा निकालकर डॉक्टर एवन के सामने किया। उन्होंने अपना सर थाम लिया। सिर्फ यही नहीं, कानून के मुताबिक एथिक्स कमेटी MHRA UK के इजाज़तनामे के बगैर एक गोली भी इंसान पर टेस्ट नहीं की जा सकती। और आपके बेटे ने बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल, डॉक्टर और कानूनी इजाज़तनामे के दवाई आपके हॉस्पिटल के 5 मरीजों पर टेस्ट की, और वो पांचों के 5 अपना दम तोड़ गए। उसने एक एक सबूत डॉक्टर एवन के सामने पेश किए। आपका बेटा तजुर्बाकार नहीं था। इतनी कम उम्र में जल्दबाजी के चक्कर में उसने 5 लोगों की जान ले ली, और आपने इस जुर्म पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की। डॉक्टर एवन, आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। सोचें, अगर मैंने ये केस कोर्ट तक ले गई, मान लिया कि आप कोर्ट में जज को भी खरीद लेंगे, मगर आम आवाम का क्या करेंगे? जब वो आपके हॉस्पिटल के बाहर आकर शोर मचाएंगे, आपके रेपुटेशन का क्या होगा?
क्या कोई भी मरीज आपके हॉस्पिटल में आना चाहेगा? सोचें। वो पुरसुकून से बैठी डॉक्टर एवन के बोलने का इंतजार कर रही थी। कहाँ से पता चला ये सब? वो उस सब से इनकार ना कर पाए, सबूत उनके सामने थे। वो कैसे सेना को झूठा बोलते? एक वकील कभी भी अपने वसाइल किसी को नहीं बताता। ये केस मेरे पास पिछले साल आया था, मगर तब मुझे ये केस छोड़ने का मशवरा दिया गया। और देखें, आज यही केस मेरे काम आ गया। तो डॉक्टर एवन, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? डॉक्टर एवन कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे। वो एक मरीज के साथ ईमानदारी निभाने के लिए अपने सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना अहद तोड़ते हुए बात का आगाज किया। क्या जानना चाहती हैं आप? उन्होंने अपनी ऐनक उतारते हुए साइड मेज पर रखी, फिर एक नजर जेना को देखा। उसकी सुरमई आंखें कुछ कह रही थी, जो वो पढ़ने में नाकाम रहे। सब कुछ। जॉर्डन मेरे पास आया था, उसने मुझसे फेवर मांगा। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, प्लीज एवन, मेरी मदद कर दो। यजीन, मेरा सौतेला बेटा, इस वाक्य के बाद से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मैं उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकता, वरना मैं फंस जाऊंगा। माजी की एक झलक उसकी आंखों के आगे से गुजरी। जॉर्डन का कहना था कि यजीन को दिन की आधी बातें याद नहीं रहती। अक्सर वो गुस्से में बेकाबू होकर इर्द गिर्द की हर चीज तोड़ देता है, और जब उससे पूछो तो वो साफ इनकार कर देता है। उसने अपने स्कूल में भी एक बच्चे की नाक तोड़ी थी और एक का सर फाड़ा था। जेना चुपचाप उनकी बात सुनती रही। ड्राइंग रूम में मुलाजिम दाखिल हुआ। हाथ में थमी हुई ट्रे में 2 कॉफी के कप थे, जो बारी बारी उसने जेना और एवन के सामने रखे। जॉर्डन के मुताबिक ये सेन एक तहमुल मिजाज और नरम तबीयत का बच्चा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये जेन को क्या हो गया है। वो जानना चाहता था कि कहीं ये जेन अदाकारी तो नहीं कर रहा, या उसे वाकई कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद करने पर आमदा हो गया था। उन्होंने आगे बढ़कर कॉफी का कप थाम लिया था, फिर एक घूंट कॉफी का भरा। डॉक्टर एवन उन दिनों अपना एक छोटा सा क्लिनिक चला रहे थे। उसके पास वक्त की कमी थी, फिर भी जॉर्डन के कहने पर वो हफ्ते 10 दिन में उसके घर चक्कर लगा लिया करता था। पहले 2 महीने के सेशंस में तो ये जेन एक लफ्ज भी नहीं बोला था। वो ना जाने क्यों डॉक्टर एवन को देखकर ही डर जाता था, जैसे वो अजनबी लोगों पर एतबार करना भूल गया था। अब से हमारे दरमियान 6 फुट का फासला हो गया, ठीक है? डॉक्टर एवन ने अपनी कुर्सी मजीद पीछे करते हुए कहा। वो दोनों लॉन्च में मौजूद थे। डॉक्टर एवन येसेन का खौफ महसूस कर चुके थे। हाँ, वो विक्टर जैसे नहीं थे, मगर साइकाइट्रिस्ट होने के नाते वो येसेन की जहनी कैफियत काफी बेहतर तरीके से समझ सकते थे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? उनके बीच फासले बढ़ जाने पर येसेन पुरसुकून सा नजर आ रहा था। उसने सवाल के जवाब में इस्पात में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि उसे ये फासला कबूल है। ये उनकी पहली बातचीत थी। 1 महीना मजीद गुजर गया। एजेंट डॉक्टर एवन के सवालात पर बस हाँ या ना में सर हिला देता था। 3 महीने गुजर चुके हैं एवन, तुम अब तक कुछ पता नहीं कर पाए। जॉर्डन उन्हें गाड़ी तक छोड़ने बाहर आया था। अभी तो बस 3 महीने गुजरे हैं, सब्र रखो। अगर हमें इससे जवाब चाहिए तो हमें उसकी साइकी के हिसाब से चलना होगा। दबाव डालोगे तो वो मजीद डर जाएगा। वो 8 साल का बच्चा है, उसे प्यार से डील करना होगा। वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठे। जॉर्डन खामोशी से वापस मुड़ गया। और हाँ जॉर्डन, तुम अब यजीन पर हाथ नहीं उठाओगे, मेरी बात समझ में आई? दोस्त हूँ इसीलिए वार्निंग दे रहा हूँ, कोई और होता तो सीधा जेल भेजता। वो जोर से चिल्लाते हुए सख्ती के साथ जॉर्डन को धमकी देते हुए बोले थे। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। दरवाजे के पास खड़े यजीन ने उनकी बात सुन ली थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। डॉक्टर एवन उसका एतबार जीत चुके थे। अगले सेशन में यजीन ने एवन से बात करने की कोशिश की थी। तो आपका कल का दिन कैसा था? मुझे अपनी पूरी रूटीन बताएं। बेहद नरमी के साथ सवाल किया गया। फासला आज भी 6 फुट था। येसेन ने थोड़ा सा थूक निकला। मैं सुबह स्कूल गया था। येसेन ने आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर अपने पूरे दिन की दास्तान सुनाई। जॉर्डन ने उसे बीच में नहीं टोका। आपने कहा कि कल शाम आप इधर सोफे पर सोए थे। फिर आपने कहा कि जब जॉर्डन रात को घर आया तो आप इस वक्त अपने कमरे में सो रहे थे। क्या आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे? कुछ ऐसा जो आप भूल रहे हो? उसने यसेन की एक एक बात गौर से सुनी थी। उसने सवाल किया तो यसेन के माथे में बल पड़ गए। वो अपने जहन पर जोर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था जो वो मिस कर रहा था। दिमाग पर मुसलसल जोर देने की वजह से उसका सर दर्द से फटने लगा। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट वो यूं ही जहनी दबाव का शिकार रहा।
नहीं, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं। एवन ने मुस्कुराकर यासीन को देखा। कोई बात नहीं, आप अभी छोटे हैं ना, कभी कभी बच्चे बातें भूल जाते हैं। पता है, जब मैं छोटा था मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं रोज 9 का टेबल याद करके जाता था, लेकिन रोज भूल जाता था। 9 का टेबल बहुत आसान होता है। पहले 0 to 9 असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो जल्दी से बोल पड़ा। उसकी बात पर एवन ने बेहद प्यार के साथ उसे देखते हुए कहका लगाया था। मेरी और यासीन की दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी और मैं जान गया था कि वो अदाकारी नहीं कर रहा था। उसे वाकई दिन की कुछ बातें याद नहीं रहती थी। कॉफी का कप हाथ में थामे उन्होंने जेना को उसकी कॉफी की कप की तरफ इशारा किया। जेना ने उनके कहने पर अपना कॉफी का कप उठाया, लेकिन दर हकीकत उसके हलक से कुछ नहीं उतर रहा था। कप हाथ में थामे वो फिर से डॉक्टर एवन के जाने मुतवज्जा हुई। इतनी सी उम्र में इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद ये नॉर्मल कैसे रह सकता था? वो पीटीएसडी का मरीज बन चुका था। गहरे सदमे और माजी की बुरी यादों के बाद उसका दिमाग सब कुछ याद नहीं रख पा रहा था। उसका सदमा गुस्से में तब्दील होता जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं हो रहा था। इसीलिए वो कभी चीजें तोड़ता और कभी किसी पर हाथ उठाता, लेकिन जब वो दोबारा नॉर्मल होता तो डिनाई का शिकार हो जाता। वो इस बात को तस्लीम नहीं कर पाता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। और जहाँ तक बात है सोना कहीं पर और उठना कहीं पर, तो परेशानी या जज्बाती दबाव की वजह से इंसान को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। येसिन के साथ भी यही हो रहा था और इसके इर्द गिर्द लोग यही समझते थे कि वो अदाकारी कर रहा है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुके। खैर, आपने ये नहीं बताया कि आप येसिन की क्या लगती हैं? बात का रुख बदल दिया गया। मैं उसकी दोस्त हूँ, काफी अच्छी दोस्त। आप अपनी बात जारी रखें। उसने अस्तराब के साथ कॉफी का एक घूंट भरा। आप पूछें, क्या पूछना चाहती हैं? क्या जो आपने अभी बताया वो सच था? एवन ने नफी में सर हिलाया। हूँ, मैंने कब कहा वो सच था? वो बस मेरा एक ख्याल था और अगले सेशन में मेरा ख्याल बदल चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। मुझे लगा घर में कोई घुस आया है, इसीलिए मैंने हाथ में अपनी हिफाजत के लिए गुलदान थाम रखा था। तूफान आने की वजह से घर की लाइट्स चली गई थी। सो में अंधेरे में कदम आगे बढ़ा रहा था। जैना उसके सामने मुलाकाती कमरे में मौजूद थी, लेकिन वो मासी में खो गया था। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। लाउंज की खिड़की का पर्दा उठा हुआ था। चांद बादलों में छुप गया था। बेहद मध्यम सी रोशनी लाउंज में फैली हुई थी। बाहर से तेज हवाओं और आंधी की आवाजें आ रही थी। सामने सोफे पर यजीन बैठा था। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो किसी से बात कर रहा था। मैंने उस दिन जॉर्डन को समझा दिया था, वो आइंदा तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सैम में लिपटा हुआ वजूद उसे सब बता रहा था। यजीन के चेहरे पर लम्हे भर कर मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ यजीन। मैं तुम्हें हर किसी से प्रोटेक्ट करूंगा। जियान यस्तान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखें चमक उठी। यजीन बेहद पुरसुकून महसूस कर रहा था। कोई तो था जो उसके लिए लड़ सकता था। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हारा अरबी नाम रखा था। वैसे तुम्हारे मामा बाबा को पता है कि तुम इस वक्त मेरे घर पर हो? वो बिना किसी तकल्लुफ के बड़े आराम के साथ जियान से बातें कर रहा था। दूर सीढ़ियों के पास खड़े जॉर्डन को यजीन की सफेद शर्ट अंधेरे में नजर आ रही थी, लेकिन उसे उसके सामने जिधर वो देखकर बात कर रहा था वहां अंधेरे के पास कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान पर बिजली कड़की। लाउंज में लम्हे भर को रोशनी फैली। यजीन ने मुझसे जियान का पहली बार जिक्र किया था और मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। कॉफी का कप खाली मेज पर रखते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। जैना के हाथ से कॉफी का कप गिरते गिरते बचा था। वो दोनों आज फिर आमने सामने बैठे थे। यजीन कदरे आरामदेह सा बैठा था। डॉक्टर एवन ने उससे बातों ही बातों में सवाल जवाब कर रहे थे। वो उससे सब उगलवा रहा था और यजीन सब उगलता गया। जॉर्डन मुझसे कह रहा था कि आपका कोई दोस्त है जिससे आप बातें करते हैं। ये सुनते ही यजीन के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। लब सिल गए। वो गुमसुम सा चुपचाप बैठा रहा। उसने मुझे बताया कि आपके दोस्त ने उस पर चाकू से वार किया था और पता है वो डर गया था। मुझे भी वो ऐसे ही डर डर कर बता रहा था। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते हुए बोला, एवन मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। वो बच्चों की तरह डरने की अदाकारी करते हुए बोला तो यजीन खिलखिलाकर हंसा। उसका नाम जियान है। वो मेरा मुहाफिज है। वो किसी को मारता नहीं, वो बस डराता है।
उसने जोश में आते हुए एवन को जियान के मुतालिक बता दिया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मिलवाओ अपने मुहाफिज से। किधर रहता है वो? क्या वो भी आपकी तरह छोटा है? उसके मम्मी पापा उसे यहाँ अकेले आने देते हैं? वो कैसा दिखता है? एक साथ इतने सारे सवालात पर येजेन एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर कुछ सोचने लगा, जैसे वो इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढ रहा था। क्या हुआ येजेन? आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। उसने येजेन के चेहरे का रंग फक से उड़ते हुए देखा। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। मुझे नहीं पता वो किधर रहता है, कैसा दिखता है। वो हमेशा अपना मुंह छुपा कर रखता है और वो अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताता। बस यही कहता है कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। और 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 उसने मुझे इसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। मैंने आपको उसके बारे में बताया है। प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा, जयान नाराज हो जाएगा। और डरते डरते एवन से मिन्नत कर रहा था। डॉक्टर एवन ने अस्पताल में सिर हिलाया और यह वो पहला लम्हा था जब उसे लगा कि वो यसेन का केस समझ चुका था। आसमान पर बिजली कड़की, लाउंज में लम्हे भर को रोशनी फैली। वहां का मंजर उजाले में वाज़ेह हुआ। यसेन के होंठ हिल रहे थे। वो किसी बात पर हंस रहा था और उसके सामने वहां कोई नहीं था। यसेन अकेला बैठा खला में न जाने किससे बात कर रहा था। जॉर्डन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यसेन किससे बात कर रहा था? क्या वो अकेले में खुद से बातें करता था? क्या वो पागल हो चुका था? वहां कोई नहीं था। वो पागलों की तरह खिड़की की जानिब देखकर हंस हंस कर बातें कर रहा था। वहां कोई नहीं था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अचानक उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे थे। वो बस रो देने को था। जेना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मजीद उलझती जा रही थी। स्किज़ोफ्रेनिया या जेन स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुका था। इस डिसऑर्डर के अंदर मरीज ऐसे वाकयात, लोग, मनाजिर इमेजिन करता है जो दर हकीकत पेश ही नहीं होता। वो अक्सर ऐसे लोगों से मिलता है, बातें करता है, उनके साथ रहता है जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। वो सब बस उसका ख्याल होता है। आप आप कहना क्या चाहते हैं? उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। सांसें थम चुकी थी। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जैन नेवर एग्जिस्टेड, इट वॉज ऑल यूजेन्स इल्यूजन। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैन दर हकीकत मौजूद ही नहीं था। वो सिर्फ यूजेन का ख्याल था। जैना के जिस्म का तमाम खून खुश्क हो गया था। हाथ से कॉफी का कप छूटकर फर्श पर गिरने ही वाला था कि उसने कप मजबूती से थामा। वो गहरे शौक के मारे आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द को घूर रही थी। जयान का तस्वुर सिर्फ यसेन की बनाई गई ख्याली दुनिया में था। यसेन का दिमाग इस सब ट्रॉमा को झेल नहीं पा रहा था। वो हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था और इस सब के दरमियान उसने आगे के पेश आने वाले वाकयात इमेजिन करना शुरू कर दिए। वो हकीकी दुनिया छोड़कर अपने ख्याली दुनिया में जीने लगा। तभी उसे हकीकत में पेश आने वाले कई वाकयात याद नहीं रहते थे। वो हकीकत में अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाया था। इसीलिए उसने अपने दिमाग में ऐसे किरदार को जन्म दिया जो उसकी हिफाजत करता था, उससे हर एक से बचाता था। और उस किरदार का नाम था जयान, उसका मुहाफिज। वो इतना कहकर लम्हे भर को रुके। जैना के कान साए साए कर रहे थे। वो ये सब तस्लीम नहीं कर पा रही थी। वो इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। यसेन इसी तरह फर्श पर लेटा था। उसका सियाह सूट गर्द आलूद हो रहा था। लूना दूर बैठी उसे घूर रही थी। आंखों के आगे माजी की तमाम झलकियां छाने लगी। कोई उसके करीब आ रहा था। हर तरफ अंधेरा था। अब कोई उसके ऊपर चढ़ रहा था। उसके कपड़े उतार कर दूर फेंक दिए गए थे। छिपकली ने मकड़ी को खा लिया था। उसने नाउम्मीदी के साथ गर्दन झुका ली थी। कोई उसके जिस्म को छू रहा था। उसकी गर्दन किसी ने जोर से दबाई थी। उसके नाखून गर्दन में चुभ रहे थे। वो चिल्ला रहा था, रो भी रहा था। दर्द की शिद्दत बढ़ गई थी। किसी ने उसके कान के पास कुछ गुनगुनाया था। वो कानों पर हाथ रख चुका था, मगर फिर भी उसे आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बदन से बहता हुआ खून फर्श पर फैल रहा था। कोई उसे थप्पड़ मार रहा था। फिर किसी ने उसके पेट में एक मुक्का रसीद किया। बेशुमार लातें उसकी कमर में मारी गई थी। बेतहासा गंदी गालियां उसके और उसकी माँ के लिए निकाली गई थी। मे बी यू थिंक दैट यू कैन हाइड। आवाज उसके करीब आ रही थी। एकदम से किसी ने उसके सर के ऊपर से बोरी उठाई थी। कोई जबरदस्ती उसके जिस्म को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा था। वो तड़प उठा। दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब हर तरफ आग लगी हुई थी। कोई उसके कान के करीब बुरी तरह से चीख रहा था।
वो माजी के तमाम वाकयात को आपस में मिक्स कर रहा था। सब कुछ तेजी के साथ उसकी आंखों के आगे गर्दिश करने लगा। उसका जहन ये सब सह नहीं पा रहा था। सब उसके पहुंच से बाहर हो गया था। बैठे बैठे उसके दिमाग में धुन छाने लगी। सब मनाजिर धुंधले पड़ गए। उसके आसाम ढीले पड़ गए। उसने अपने जहन पर जोर दिया कि उसकी नज़र कमजोर हो रही थी, और फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो अपने जिस्म से काबू खोता जा रहा है। वो अपने ही जिस्म में ट्रैप हो गया था, यूं कि अब उसका जिस्म उसका नहीं रहा था। वो अपनी आंखों के पीछे बैठे तमाशाई बनकर दुनिया देखने लगा। उसका जिस्म तो यही मौजूद था, मगर वो किसी और जहां में गुम हो गया था। और विक्टर, उसका क्या हुआ था? मुलाकात का वक्त खत्म होने वाला था। उसने अपना आखिरी सवाल जॉर्डन से किया। वापस आया था, मगर उस रात उस रात वो जॉर्डन के चेहरे पर खौफ तारी हो गया। जिस्म कपकपाने लगा। जबान लड़खड़ा रही थी। ज़ेना ने उनकी बदलती हुई हालत देखी। वो पागल हो गया था। पागल। यासीन पागल हो गया था। पागल, पागल, पागल। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगे। यासीन अब 9 बरस का हो चुका था। उस वाक़ये को 3 साल बीत चुके थे। लेकिन जब उसने जॉर्डन को किसी से फोन पर बात करते हुए और विक्टर का नाम लेते हुए सुना, तो तकलीफ फिर से ताज़ा हो गई थी। 3 साल जेल काटने के बाद विक्टर वापस आ चुका था। जॉर्डन अड्डे पर उससे मिलने गया था। उसने जाकर विक्टर के गिरबान पकड़ा। वो उस शख्स की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। अगर वक्त पर डॉक्टर जोन्स को ब्लैकमेल ना करता, तो आज वो जेल के अंदर होता। उन दोनों के बीच काफी बुरा झगड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह मारा था। उनके ग्रुप के लोगों ने उन दोनों को छुड़वाया, वरना वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। वो घर वापस आया तो कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। आंखें सूजी हुई थी। मुंह से बुरी तरह से खून बह रहा था। वो आते साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। खोल दरवाजे, कमीने इंसान। रात का दूसरा पहर था। जॉर्डन अपने कमरे में दवाई के जेर असर मदहोश लेटा हुआ था, जबकि यासीन लाउंज में बैठा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज उसके कानों में गूंजी, और साथ ही विक्टर के चिल्लाने की आवाज। उसकी आवाज सुनते ही उसका जिस्म सुन हो गया था, जैसे बदन का तमाम खून किसी ने निचोड़ डाला हो। खोल दरवाजा, बड़ा आया मुझ पर हाथ उठाने वाला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो दरवाजे को मुक्के ठुड्डे मारते हुए चिल्ला रहा था। यासीन का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसके दिमाग में कई आवाजें, कई मनासिर एक साथ जगमगाए, और उसके बाद उसे कोई होश न रही। उसने अपनी आंखें खोली तो वो स्याही में चमक रही थी। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छाई। वो अभी दरवाजा दोबारा खटखटाने ही लगा था कि दरवाजा खोल दिया गया, और सामने खड़े यासीन को देखकर लम्हे भर को ठिठका। उनका आमना सामना 3 साल बाद हो रहा था। विक्टर ने एक नजर यासीन पर डाली। मुझे भूल तो नहीं गई मेरी जान? वो कमीनी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। नहीं, कैसे भूल सकता हूँ? आवाज सर्द और लहजा सपाट था। काफी बड़े हो गए हो, आवाज भी बदल गई है। दिल में फिर किसी घटिया ख्वाहिश ने जन्म लिया। यासीन सामने से हट गया। वो हैरान हुआ, फिर अपनी हैरत को दबाते हुए अंदर दाखिल हुआ। यासीन उसे दरवाजे पर छोड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, फिर सीढ़ियों के नीचे मौजूद दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। विक्टर ने एक नजर ऊपर देखा। वो जानता था कि जॉर्डन ऊपर ही होगा। उसका दिल चाहा कि वो ऊपर जाकर उसकी जान ले ले, लेकिन फिर दिल में एक और ख्याल जागा। वो बिना कुछ सोचे समझे यासीन के पीछे चल दिया था। वो अभी भी बच्चा था। वो उसे आराम से काबू कर सकता था। 3 साल तक उसने खुद पर काबू रखा था। अब अगर कुदरत उसे मौका दे रही थी, तो वो पीछे क्यों हटता? तहखाने का चोर दरवाजा आज भी खुला पड़ा था। यासीन पहली बार की तरह आज भी वहीं जाकर छुपा था। वो मुस्कुराया। बच्चे कितने भोले होते हैं ना? वो सीढ़ियां उतरकर नीचे तहखाने में कदम बढ़ाने लगा। मेरी जान ने मुझे मिस किया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। यासीन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। पहली बार की तरह आज भी वो वहीं कोने में जाकर छुप गया था। छुपना फजूल है, आओ इधर मेरे पास। वो तहखाने के कोने की जानी बढ़ रहा था। वहां आज भी कई बोरियां पड़ी हुई थी। उसके हाथ एक बोरी की जानी बढ़े, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने वापस पलटना चाहा, लेकिन उसी लम्हे कोई बेतहाशा भारी चीज उसके सर के पिछले हिस्से पर आकर पड़ी। उसने पलट कर देखा। उसे कोई साया नजर नहीं आया था, और फिर इर्द गिर्द के तमाम चीजें धुंधली होने लगी थी। उसका दिमाग झूल रहा था। लड़खड़ाते हुए वो नीचे फर्श पर जा गिरा। उसके सर से खून बहने लगा था। उसे नीचे गिरते हुए देखकर सामने खड़े वजूद की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। हाथ में थामा हुआ पत्थर उसने दूर फेंका था, फिर जल्दी जल्दी वापस पलटा। तहखाने के शू में 2 बड़े बड़े कैन रखे थे।
उसने एक कैन खोला, फिर वापस विक्टर के पास आया। वह कैन उलटते हुए उसमें मौजूद पेट्रोल इर्द गिर्द छिड़कने लगा। एक कैन खत्म हो चुका था। वो वापस आया, फिर दूसरा कैन तहखाने की दीगर चीजों पर उंडेला। विक्टर भारी सर के साथ उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर इस कदर भारी हो रहा था कि वो उठ नहीं पा रहा था। उसे अपने इर्द गिर्द तमाम चीजें घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो तहखाने के सिरे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने पैंट की जेब से माचिस की डिब्बी निकाली, एक तिल्ली पर आग लगाई, फिर नजर घुमाकर विक्टर को देखा, जो नीम बेहोश सा अपनी जगह पर खड़ा था। उसके सर के पिछले हिस्से में बेतहाशा खून बह रहा था। उसने आग में लिपटी हुई तिल्ली विक्टर की जानिब फेंकी। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा लगा था और आग हर सू फैल गई थी। आग में जलती हर चीज का अक्स उसकी आंखों में नुमाया हुआ और उसकी आंखें चमक उठी थी। जॉर्डन गहरी नींद के बाद उठ चुका था। उसे किसी का दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगी। वो आराम आराम से नीचे बढ़ा। जॉर्डन, विक्टर। बाहर उसके ग्रुप के लोग आवाजें लगा रहे थे। विक्टर जॉर्डन की तरफ गया था। उन्हें यह डर था कि कहीं वो एक दूसरे को जान से न मार दें। अपनी आंखें मसलते हुए उसने दरवाजा खोला। विक्टर किधर है? मुझे क्या पता वो किधर है? उकताहट के साथ उसने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, तुम ही ने उसे मैसेज करके यहाँ बुलाया था। उसने कब विक्टर को मैसेज किया? अचानक विक्टर के दर्दनाक चिल्लाने की आवाजें घर में बुलंद हुई थी। जॉर्डन के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। विक्टर वाकई उसके घर पर मौजूद था। आवाजें नीचे तहखाने से आ रही थी। वो सब एक साथ अंदर भागे थे। तहखाना पूरी तरह आग की जद में आ चुका था। विक्टर उठने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ आग फैली हुई थी। उसका जिस्म आग में झुलस रहा था। वो चिल्लाया, फिर दर्द के मारे दहाड़ा। वो जिंदा आग में जल रहा था। उसने उठकर भागने की कोशिश की। दीवार के साथ खड़े हुए लकड़ी के अलमारी, जो कि आग में लिपटी हुई थी, एकदम ही विक्टर के ऊपर आकर गिरी थी। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसे लगा कि उसके दिमाग की तमाम रगें फट जाएंगी। वो अपने ऊपर से अलमारी उठाने की हिम्मत भी खो चुका था। धुएं के पास उसका दम घुट रहा था। उसकी जिल्द पिघल रही थी। जिस्म का तमाम गोश्त दिखना शुरू हो गया था। फर्श उसके खून में नहा चुका था। वो रोया, तड़पा, चिल्लाया, चीखा, लेकिन कोई उसकी मदद को न आया। वो अपने किए गए अमाल का हिसाब दे रहा था। वो दूर खड़ा उसे देख रहा था। विक्टर की चीखें आज उसे सुकून बख्श रही थी। फिर धुएं के पास उसे खांसी होने लगी। उसका दम घुट रहा था। उसने मुड़कर वापस जाना चाहा और उसी पल आग तेजी के साथ उसकी जानी बढ़ने लगी थी। उसका जहन सुन हो गया। तभी आग में तपता लोहे का सरिया छत से आकर उसके सर पर गिरा। वो झट से नीचे फर्श पर जा गिरा। वहां आग बहुत फैल गई थी। कोई चिल्ला रहा था, बुरी तरह मदद की भीख मांग रहा था। कुछ लोग तहखाने में आ रहे थे। दूर से पुलिस का सायरन बज रहा था और इसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। वो 9 साल की उम्र में अपने रेपिस्ट को दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा चुका था। विक्टर वहीं तड़प तड़प कर मर गया था। उसने अपनी मौत अपनी आंखों से देखी थी। एम्बुलेंस के पहुंचने तक उसका जिस्म कोयले की तरह सियाह हो गया था, जबकि यासीन को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। उसकी कमर का कुछ हिस्सा जला था। उनकी आंखें भर आई। वो महज एक मुलाकात में ही अपने दिल का बोझ हल्का कर चुका था। वो आग मैंने नहीं लगाई थी, वो यजीन ने लगाई थी। वो मैसेज भी मैंने नहीं किया था, वो यजीन ने किया था। उसने एक तीर से 2 शिकार किए थे। वो हम सब से बदला ले रहा था। वो गुस्सा नहीं था, बस दुखी था। लेकिन पुलिस ने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। ग्रुप के तमाम लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिया था। सबने यही कहा कि दिन में हम दोनों का झगड़ा हुआ था। इसी वजह से मैंने विक्टर को घर बुलाकर मार डाला। यासीन बच्चा था, उस पर शक बेबुनियाद था और फिर वो मौका वारदात पर बुरी हालत में मिला था। वो तल्खी से मुस्कुराया। लेकिन मैं जानता हूँ वो यासीन ही था जिसने आग लगाई थी। उसके बाद मैं नहीं जानता कि यासीन किधर गया और किधर नहीं। बस इतना जानता हूँ कि सबूत मुकम्मल न मिल पाने पर मुझे सजाए मौत नहीं दी गई थी, ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बाकी की बातें तुम डॉक्टर एवन से पूछ सकती हो। उसने दरवाजे के पार खड़े हुए हवलदार को इशारा किया। वो वापस अपनी जेल में जाना चाहता था। उसके पीछे एचएम प्रिजन एडिनब्रा का बोर्ड मौजूद था। जैना मेन गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। वो खुश्क और खनक हवाओं में उड़ती हुई अपनी सियाह जुल्फों को बार बार पीछे की जानिब कर रही थी। पहले नारंगी और सुर्ख पत्तों को अपने पैरों के नीचे रोनते हुए वो मध्यम मध्यम कदम उठाती चलती गई। इर्द गिर्द दरख्तों पर ना होने के बराबर बचे हुए भूरे और सुनहरी पत्ते सर्द और रेगानी हवाओं के साथ और उड़कर सड़क पर आकर गिर रहे थे।
तो क्या वाकई यज़ेन बस स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था? वो बहुत गौर करने के बाद बोली, "उहुँ, मेरी ये दूसरी थ्योरी भी गलत साबित हुई थी। जब मैं एक दफ़ा यज़ेन से मिलने उसके बोर्डिंग स्कूल गया था।" नफ़ी में सर हिलाते हुए उन्होंने सोफे से टेक लगाई। ज़ैना इज़्तिराब के साथ अपना पहलू बार-बार बदल रही थी। सच आखिर क्या था? यज़ेन कुछ महीने ज़ेरे इलाज रहा। इलाज के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि यज़ेन को जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था। उसके जिस्म पर मारपीट के निशान इस चीज़ का मुंह बोलता हुआ सबूत थे। डॉक्टर इवन उसके पास चक्कर लगाते रहे थे। अलेस्टियर को जब पूरी बात का पता चला तो वो यज़ेन से हॉस्पिटल मिलने आया था। वो काफ़ी शर्मिंदा था। उसे अपनी ज़िंदगी के मसाइल में यज़ेन का होश नहीं रहा था। वो यही समझता था कि अब तक जोइस उसे अपने साथ ले गई होगी, लेकिन फिर पूरी हकीकत जानने के बाद वो हर हफ्ते उससे मिलने आने लगा। येसेन ने जोइस को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा उससे मिलने का वादा करके मिलने नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद येसेन ने उसके आने की उम्मीद मुकम्मल तौर पर छोड़ दी थी। उसकी कमर का जख्म वक्त के साथ साथ भर गया था। बाकी घाव भी भर रहे थे, लेकिन निशान बाकी रह गए थे, जो कि ताहयात उसके साथ रहने वाले थे, किसी बुरी याद की तरह। उसके मुकम्मल ठीक होने के बाद हुकूमत की तरफ से उसको सरकारी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था। येसेन 10 साल का हो चुका था। उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो चुकी थी। जिंदगी पहले से कदरे बेहतर हो गई थी, लेकिन जो शख्सियत उसकी पिछले कुछ सालों में बनी थी वो फिर कभी बदल ना पाई। डॉक्टर एवन को येसेन के केस से मुतालिक कुछ तजस्सुस था। वो जान चुके थे कि येसेन ना तो अदाकारी करता है और ना ही वो कुछ इमेजिन करता है। आखिर ऐसा क्या था जो वो मिस कर रहे थे? उन्होंने अपने करियर में बेशुमार नफ्सियाती अमराज का इलाज किया था, मगर उनमें से कोई भी मरीज यजीन की मर्ज से नहीं मिल रहा था। वो कमरे में टहल रहे थे जब यजीन कमरे में दाखिल हुआ। उसके आते ही डॉक्टर एवन एक लम्हे को रुके, फिर बगौर यजीन को देखने लगे। वो बिल्कुल सीधा चल रहा था, पुरएतमाद चाल चलते, बड़े बड़े डग भरते। वो कुर्सी पर आकर बैठा। डॉक्टर एवन भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बराजमान हुए। वो उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे कुछ तलाश कर रहे हों। और उन्होंने महसूस किया कि आज उसकी आंखों में सख्ती छाई हुई थी और चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। बैठे बैठे उसके दिमाग में धुन छाने लगी। सब मनाजिर धुंधले पड़ गए, उसके आसाब ढीले पड़ गए और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपने जिस्म से काबू खोता जा रहा है। वो अपने ही जिस्म में ट्रैप हो गया था। लेकिन जाने से पहले इस मास्क के पीछे कौन है, ये देखना तो बनता है। लायला के कदम ज़ियान की जानिब बढ़ रहे थे। वो बिल्कुल ज़ियान के मुकाबले आकर बैठी। वो जब से आया था खामोश था। एवन को उसकी खामोशी खटक रही थी। यसीन तो अब तक इससे बातें करने लगता, बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन वो एवन के साथ दिल की बातें शेयर कर लेता था। क्या आज वो किसी बात पर नाराज था? उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के तस्वुरात बदले हुए थे। निगाहों की नरमी और उनमें उतरी हुई तकलीफ गायब थी। वो जो अभी गौतम बुद्ध बनकर बैठा था, उसमें जान आ गई थी। ढीली पड़ी जिसामत में चुस्ती छा गई। लूना उसकी निगाहों में सर्दपन देखते हुए दूर भागी थी। वो एक लम्हे के अंदर अंदर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मगरूर उठी गर्दन, गुस्सेली आंखें बिना पलक झपके इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। उसने आंसुओं में भीगे हुए चेहरे को पल भर में साफ किया था। फिर उसने कुछ देर सोचा। लायला ने जैन के चौके का होठ उतारा। उसने नीचे मास्क पहन रखा था। जैना अपनी तेज होती धड़कन सुन सकती थी। लायला ने एक नजर घुमाकर जैना को देखा, फिर वापस जैन को देखा। यसेन, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है? उन्होंने सवाल किया। उसने नफी में सिर हिलाया। मुझसे बात करो, बताओ आजकल क्या चल रहा है? नहीं। सपाट और गहरी आवाज। उसने नजर उठाकर एवन को देखा। उसकी आंखों में आज नरमी नहीं थी, वो सर्द पड़ी थी। वो फटी फटी निगाहों के साथ किसी शिकारी की तरह एवन को घूरने में मगन था। लायला उसका मास्क उतार रही थी। जैना न जाने क्यों, मगर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके होठ सिल चुके थे। गला खुश्क हो गया था। उसके कदमों की चाप लाउंज में गूंज रही थी। वो सीढ़ियों के नीचे मौजूद कमरे में दाखिल हो रहा था। उसने अंदर की लाइट जलाना जरूरी नहीं समझा। उसे अंधेरा हमेशा से पसंद थे। उस रात यसेन यसेन नहीं लग रहा था। जो जो डॉक्टर एवन उसे आगे की कहानी सुना रहे थे, जैना किसी गहरी खाई में गिरती हुई जा रही थी। यसेन, मुझे तुमसे बात करनी है। एवन ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ की जानिब बढ़ाया। उसने झट से अपना हाथ पीछे किया। वो एवन की आंखों में देखते हुए भी उसकी हरकत को भाप गया था। एजेंट इतना चालाक और होशियार तो नहीं था, लेकिन हमें तुमसे बात नहीं करनी।
आज वो मध्यम मध्यम और आराम के साथ नहीं बोल रहा था। उसके बोलने का अंदाज उखड़ा उखड़ा था। लायला ने उसके चेहरे से मास्क हटाया। वो तहखाने में मौजूद था। एवन के सामने बैठी ज़ैना के दिल ने एक धड़कन मिसकी थी। हम कौन? उसने थूक निकलते हुए सवाल किया। लायला की आंखें जैन के चेहरे पर जमी थी। उसने आईने में अपनी भूरी आंखें को घूरा। हाथ में थामी हुई डब्बी से सिया रंग की कोई चीज निकाली। आंखों के गिर्द अपनी उंगलियां टिकाई। वो उनमें कुछ डाल रहा था। हम कौन है जैन? मुझे बताओ। वो जरा गुस्से में बोल उठे। अचानक कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई थी। लायला हिम्मत करते हुए पीछे हटी। जैना ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे लगा था कि उसका दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। भूरी गहरी आंखें सिया गुस्सेली व सर्द आंखों में तब्दील हो चुकी थीं। उसने अपना कोट उतारकर मेज पर रखा, फिर शीशे के साथ लगी हुई खोटी पर नजर घुमाकर सिया चौके की जानिब देखा। मैं और यसेन, हमें तुमसे बात नहीं करनी। आइंदा हमसे मिलने मत आना। वो दबे दबे गुस्से में चिल्लाते हुए उसे धमकी दे रहा था। जैना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हकीकत उसके सामने थी, कड़वी और अटल हकीकत। उसका दिल और दिमाग दोनों ही बात तस्लीम ना कर पाए थे। वो सिया चौगा पहन चुका था। शीशे में उसका अक्स दिखाई दिया था। उसका आहनी जिस्म, मजबूत बाजू, उभरते हुए पट्टे, कुशादा सीना और शाने सिया चौके में ऐन नुमाया थे। पीछे दीवार पर लटके हुए मुख्तलिफ छुरे, चाकू और कुल्हाड़ियां शीशे में नजर आ रही थी। लायला कभी ज़ैन की जानिब देखती और कभी ज़ैना की जानिब। उसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है। उसने पलकें झपकी, लेकिन मंजर तब्दील न हुआ। वो गहरे शौक में थी। डॉक्टर एवन की बातें सुनकर ज़ैना का दिल चाहा जमीन फट जाए और वो उसमें धंस जाए। दिमाग में दर्द की टीसें उठी। जिस्म का तमाम तर खून जैसे किसी ने लम्हे में निचोड़ निकाला हो। तुम कौन हो? डॉक्टर एवन अंधेरे में डूबे हुए कमरे में कुछ सही से देख नहीं पाए, लेकिन वो उसकी लंबी लंबी सांसों की आवाज सुन सकते थे। ज़यान, ज़यान यज़दान। मेरा नाम ज़यान यज़दान है। डॉक्टर एवन ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे छूना चाहा। कमरा दोबारा रोशनी में नहा गया। उन्होंने अपने सामने वाली कुर्सी की जानिब देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद ना था। मुंह पर मास्क चढ़ाते हुए उसने चौके का हुड नीचे गिराया। वो मुकम्मल तौर में अंधेरे में डूब चुका था। और उस दिन मुझे पता चला कि ना यज़ेन झूठा था, ना बाकी सब। दरहकीकत यज़ेन ही ज़यान है और ज़यान ही यज़ेन है। जिस्म एक है, रूहें दो। इंसान एक है, आदतें, मिजाज, तबीयत मुख्तलिफ। डॉक्टर एवन न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ ना सुन पाई। दिमाग माउफ हो चुका था। ये तो ये तो यज़ेन है। लायला ने एक नज़र झुकाकर ज़ैन के लटके हुए चेहरे को देखा, फिर एक नज़र घुमाकर ज़ैना को देखा, जो उसे नहीं सुन पा रही थी। वो किसी और ही कैफियत में खुद को संभाले खड़ी थी। मुझे अंधेरे में चलने की आदत है। ये इंसान को भटका देते हैं और मुझे भटक जाना पसंद है। ज़ैन की आवाज़ किसी भारी लोहे की तरह उसके कानों में हल्की हल्की गूंजी। मुझे अंधेरों से खौफ आता है। ज़ैना के लाइट ऑफ करने पर यज़ेन ने फौरन लाइट्स ऑन की। आइंदा कभी मेरा एतबार न करना। दूर कहीं से ज़ैन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। ज़ैना की भीगती आंखों को साफ करते हुए यज़ेन नरमी के साथ बोला। एक उसका जान से अजीज साथी था और एक उसका जाने दुश्मन था। एक उस पर जान देता था और एक उसकी जान लेना चाहता था। एक यज़ेन था और एक ज़यान था। इंसान एक था और जज्बात दो तरह के थे। उस लम्हे वक्त और किस्मत के इस खेल ने ज़ैना की जिंदगी को मजीद उलझा दिया था। उसका दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। और इसके बाद यज़ेन मुझसे फिर कभी नहीं मिला। वो मुझसे हमेशा ही मिलने से इनकार कर देता था। ना जाने क्यों, लेकिन वो बहुत डरता था मुझसे मिलते हुए। और फिर कुछ साल बाद तो वो मुकम्मल तौर पर ही कहीं गायब हो गया। ज़ैना की आंखों में दर्द के मारे सुर्खी उतरी थी। वो नहीं जानती थी कि हकीकत तलाश करने की उसे इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैंने बहुत अरसा यज़ेन के केस पर गौर किया और अब अपने तजर्बे और इल्म के मुताबिक मैं मुकम्मल तौर पर श्योर हूँ कि यज़ेन को मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, जिसे आज दुनिया डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से जानती है। इस डिसऑर्डर के अंदर एक इंसान के अंदर दो या ज़ायद शख्सियत मौजूद होती हैं। एक होस्ट होता है जो कि यज़ेन है और बाकी उसकी अल्टर ईगो जो कि ज़यान है। वो लम्हे भर को सांस लेने को रुकी। वो शख्सियत अलग तरीके से सोचती हैं, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं, अलग अलग जिंदगी जीती हैं। यहाँ तक कि उनके बोलचाल, उठने बैठने,
चलने फिरने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। ऐसे जैसे एक ही जिस्म में कई इंसान बसते हों, जो अपने अपने वक्त पर सामने आते हों, अपने अपने हिस्से का काम करते हों और फिर वापस किसी दूसरी शख्सियत में तब्दील हो जाते हों। इस डिसऑर्डर वाले इंसान की मेमोरी में गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। यही यजीन के साथ होता था। उसे बहुत से वाक़यात याद नहीं रहते थे, क्योंकि जिस वक्त वो वाक़या पेश आता था उस वक्त यजीन मौजूद ही नहीं होता था। उस वक्त ज़ियान वहाँ मौजूद होता था। वो बोलते गए, ज़ेनत ट्रांस की कैफियत में सब सुनती गई। ज़्यादातर केसेस में शख्सियत को एक दूसरे का पता नहीं होता। वो शख्स अपनी दूसरी शख्सियत को किसी दूसरे इंसान की तरह देखता है, जैसे कि यज़ेन वो ज़ियान को अपना मुहाफिज के तौर पर देखता है। लेकिन अक्सर केसेस में एक शख्सियत को सब पता भी हो सकता है, जैसे कि ज़ियान वो यज़ेन और अपने बारे में सब जानता है। बाज़ औक़ात एक शख्सियत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है और वो अपने होस्ट को कंट्रोल करने लगती है। ज़ियान भी वही करता है। जब कई साल पहले यज़ेन ने पहली बार मुझसे ज़ियान का जिक्र किया, तो उसके बाद कई सेशंस में मैंने उससे ज़ियान के मुतालिक बार बार पूछा था, लेकिन वो डर जाता था। वो ज़ियान के जिक्र पर मज़ीद बिगड़ जाता था। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ियान ने ही उसे डराया और धमकाया होगा। तो क्या यज़ान को कभी ज़ियान का पता नहीं चला? क्या वो अब तक अनजान है? वो ना चाहते हुए भी सवाल कर बैठी थी। यज़ेन उसे धोखा नहीं दे सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ज़ियान तो यही चाहेगा कि यज़ेन को कभी उसके मुतालिक पता ना चले, वरना ऐसा होने पर यज़ेन खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बस इतना बहुत था, उसके आगे वो कुछ नहीं सुन सकती थी। उसने फाइल अपने हाथ में थामी और एक नज़र डॉक्टर एवन को देखा। शायद आगे मुझे आपकी ज़रूरत पड़े। उम्मीद है अगली बार आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। वो हल्का सा मुस्कुराई। डॉक्टर एवन ने बड़ी मुश्किल के साथ अस्पात में सर हिलाया। वो मरे मरे कदम उठाती हुई डॉक्टर एवन के घर से निकल रही थी। ख्वाबों का महल टूटकर बिखर गया था, जिसका शोर उसके खामोशी में सुनाई दे रहा था। उसका दिल चाहा वो रो दे, इतना रोए कि फिर किसी के चुप करवाने पर चुप न हो। वो बहुत हिम्मत वाली, निडर और बहादुर थी, लेकिन आज वो हिम्मत हार चुकी थी। उसके कदम खला में पड़ गए थे। वो भटक रही थी। उसे वापसी का रास्ता याद नहीं था। वो दोबारा वापस जाना भी नहीं चाहती थी। वो हमेशा के लिए खो जाना चाहती थी। हकीकत बेहद तकलीफदेह थी। वो सब चीज़ों का सामना कैसे करेगी? कर भी ले तो सहारा कौन बनेगा? वो अलेस्टियर के मरने के बाद एक बार फिर तन्हा रह गई थी, लेकिन उसे तन्हा रह जाने की आदत थी। वो खुद को खुद ही संभालने की आदी थी। वो जितनी ना उम्मीद थी, उतनी ही उम्मीद के साथ खला से वापस लौटी थी, क्योंकि हालात जितने भी नामुमकिन और उसके खिलाफ हो जाएं, वो उन्हें अपने मतलब के मुताबिक मोड़ लिया करती थी, क्योंकि वो सेना अलेस्टियर थी। सुबह का वक्त था। अजलान अपना सूटकेस पकड़े लायला का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने एक कमरे के अपार्टमेंट से बाहर निकलती दिखाई दी। उसने एक नज़र उठाकर अजलान को देखा। अजलान को इस सब से मुतालिक अभी मत बताना, उससे ये सब छुपाना गलत है। लेकिन अभी जितने कम लोग इस बारे में जाने इतना अच्छा है। पाकिस्तान जाकर बेशक तुम उसे सच बता देना। ज़ैना की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। उसका दिल चाहा था वो असलान को सब हकीकत बता दे, लेकिन वो जानती थी कि हकीकत जानकर असलान पाकिस्तान कभी नहीं जाएगा और ज़ैना के प्लान को सर अंजाम देने के लिए उस वक्त उसका पाकिस्तान जाना जरूरी था। असलान ने मुस्कुराकर लायला को देखा। वो भी मुस्कुरा दी। असलान ने राइड पहले से ही बुक करवा रखी थी। उसने आगे बढ़कर लायला का सूटकेस थामा। वो दोनों सूटकेस डिक्की में रखवाने के बाद वापस आया। फिर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। लायला पिछले नशिस्त पर बराजमान हुई। असलान आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठा। उसने हाथ में थामे फोन पर डायल पैड खोला। फिर यसीन का नंबर मिलाया। वो जाने से पहले तमाम तर नाराजगी दूर करना चाहता था। वो उसका दोस्त था, वो कैसे उसे भूल सकता था। लेकिन अगर यसीन यही चाहता था, तो वो यसीन की खुशी की खातिर उसे अपनी शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखाएगा। उसने यसीन का नंबर मिटा दिया। वो नाराजगी दूर किए बिना ही यसीन का शहर छोड़कर जा रहा था, ये जाने बिना कि वो कभी दोबारा उससे मिल भी पाएगा या नहीं। अब तुम क्या करोगी ज़ैना? वो ज़ैना को संभाले खड़ी थी। लायला आज काफी खामोश बैठी थी। दिमाग में ज़ैना का ख्याल बार बार आ रहा था। दोनों के बीच खामोशी छा गई। अचानक लायला की छठी हिस्स ने कुछ इशारा किया था। उसने गैर इरादी तौर पर एक नजर उठाकर ज़ैना के चेहरे को देखा, फिर उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? वो दो कदम पीछे हटी। हाँ, तुम सही सोच रही हो। उसने एक तीखी निगाह लायला पर डाली थी। वो जानती थी कि अगर वो लायला की जगह होती तो वो क्या सोचती। आखिर वो दोनों एक जैसी थी।
मैं वही करूंगी जो प्लान का हिस्सा था। मैं प्लान नहीं बदलूंगी। वो सपाट से खड़ी जैन को घूर रही थी। आंखों के आगे छाया हुआ मंजर धुंधलाया था। वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। चंद लम्हों बाद उनका जहाज अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुआ और लायला सुल्तान वहां से जा चुकी थी। उसे हल्का हल्का होश आ रहा था। आंखों के आगे छाया हुआ अंधेरा जाले में तब्दील होने लगा था। उसने सर उठाकर इर्द गिर्द देखा। वो कहाँ है? उसे यहाँ कौन लाया? कल रात को उसके साथ क्या हुआ था? वो बेक वक्त इतने सारे सवालात अपने दिमाग से कर रहा था। उसने हाथ में थामा हुआ चाकू किसी लड़की की जानिब बढ़ाया था। फिर एकदम उसका सर घूमने लगा था। मंजर धुंधलाने लगा था। और फिर जब वो दोबारा हल्के हल्के होश में आने लगा तो किसी ने उसके गर्दन में कुछ चुभोया था। और उसके बाद क्या हुआ? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। उसने नजर उठाकर सामने कुर्सी पर बैठी हुई लड़की को देखा। वो रात के मुकाबले में बहुत पुरसुकून बैठी थी। कॉफी के घूंट मजे से भरते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। जयान ने उसके करीब बढ़ना चाहा। वो उसकी जान ले लेगा। लेकिन फिर उस पर यह हकीकत आश्कार हुई थी। वो जंजीरों की कैद में है। उसके दोनों हाथ हवा में उठे हुए थे। उसने जोर लगाते हुए अपने हाथ हिलाने की कोशिश की। लेकिन उसके हाथ जंजीरों में बुरी तरह से जकड़े हुए थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा। मगर ये सब बेकार था। उसके पाँव में बेड़ियां डाली हुई थी। वो अपनी जगह से उठना चाहता था। लेकिन उसके पेट के गिर्द एक जंजीर बंधी हुई थी जो कि पीछे दीवार से जुड़ी हुई थी। ओह, तो तुम उठ गए। गुड मॉर्निंग। उसने मुस्कुराते हुए जैन की जानिब देखा जो कि उसे खूंखार निगाहों के साथ देख रहा था। कॉफी पियोगे? वेल, कॉफी तो यसीन को पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? बताओ, वही बना देती हूँ। उसकी आंखों में गुस्से के मारे सख्ती उतरी थी। उसका दिल चाहा कि वो उस लड़की का सारा खून पी जाए। आहा, मेरा खून पीने का सोचना भी नहीं। इस वक्त तुम मेरी कैद में हो। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। फिर कुर्सी से उठकर 2 कदम आगे बढ़ी। वो अब तक बस उसे घूर रहा था। चंद लम्हों में ही वो समझ गया था कि वो पूरी तरह से ज़ेना के रहमो करम पर है। वो उसकी कैद में था। रिहाई कैसे हासिल होगी? उसका जवाब जानने के लिए उसे ज़ेना से बात करनी थी। वो बिलाखिर ज़ेना से बात करने के लिए तैयार था। उनका कई बार आमना सामना हुआ था। लेकिन कभी भी सही से बात नहीं हुई। मगर अब दोनों के लिए एक दूसरे से बात करना बेहद ज़रूरी था। क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत थी। जी, तो यहाँ होता है 4th एपिसोड कंप्लीट। और फाइनली इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट आया है। क्योंकि मैं सिर्फ रिवेंज देख देख कर बोर होने लगी थी अब। कुछ सस्पेंस वगैरह कुछ नहीं था तो मुझे अब बोर करने लगी थी स्टोरी। लेकिन अब ये ट्विस्ट देखकर मुझे बचपन में एक मूवी देखी थी मैंने। और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उसमें 3 पर्सनैलिटी थी हीरो की। और मैंने उसे काफ़ी देखा था तो मुझे वो याद आ गई। और अब मैं इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कुछ भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है अब। कैसे मनाएगी ज़ैना ज़यान को और ज़यान मानता है या नहीं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, जिससे मैं नेक्स्ट मंथ 5th एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।